तो चैप्टर 14 एचसी वर्मा's बुक बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन को अगर आपने पढ़ लिया है तो इस क्वेश्चन में आप इसको बहुत सारे गलत गलत तरीके से जब ट्राई करेंगे तो फाइनली जो अब हम करेक्ट मेथड डिस्क्राइब करने जा रहे हैं आप उसके ऊपर शायद पहुंच जाएंगे। तो आई होप आप लोगों ने इसको कुछ गलत वे से ट्राई करके इसको समझ लिया है। तो ये सारा इसमें डेटा दिया हुआ है, जो स्फीयर है उसके मास को मैं 20 kg दिखा रहा हूँ इसमें। L0 इज द अनएक्सटेंडेड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जैसा कि इसमें दिया हुआ है, ये जो धागा यहाँ पे लगा हुआ है। तो जब ये स्फीयर भी हमने हैंग नहीं किया तब स्ट्रिंग की लेंथ इतनी होगी। तो इनिशियली ये सिचुएशन है जो यहाँ पे इस डायग्राम में आपको दिख रही है कि स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो L0 नहीं है, इसमें इट इज ऑलरेडी एक्सटेंडेड। तो इनिशियली स्फीयर पहले हैंग कर रहा है जैसे हमने दिखाया, तो स्ट्रिंग की लेंथ पहले से ही इतने अमाउंट से बढ़ जाएगी इसमें जब स्ट्रिंग ये हैंग कर रहा है। फिर हम इसको पुल अपार्ट करेंगे, पुल असाइड करेंगे। तो जो हमारे पास यंग मॉडुलस की डेफिनेशन है उससे हमें चेंज इन लेंथ, तो इस पे हमने लोड कितना लगाया स्ट्रिंग के ऊपर, जो लोड हमने इसके ऊपर लगाया दैट इज इक्वल टू दी वेट ऑफ दिस स्फीयर। ठीक है, तो ये लोड अगर हमने अप्लाई किया इसके ऊपर mg, तो mg इज इक्वल टू T1 इनिशियल टेंशन, इनिशियल सिचुएशन जो है उसके अंदर हम टेंशन को T1 मान रहे हैं स्ट्रिंग में। और चेंज इन लेंथ का जो फॉर्मूला आएगा ये अभी इसमें लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हो जाएगी, ये एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे रख दिया। अब ये तो आपके पास एक एक्सप्रेशन है। इसके बाद हमने क्या किया, हमने स्ट्रिंग को थोड़ी सी दूर कुछ एंगल थीटा से पुल किया। अब हमें उसे ऐसे एंगल से पुल करना है कि जब हम इसको यहाँ ले जाकर और यहाँ से रिलीज करते हैं, तो देखिए एक तो ये है कि जब आपने इसको रिलीज किया यहाँ से और ये वापस स्विंग करके अपनी ओरिजिनल सिचुएशन में आता है आपका स्फीयर, तो अगर जो आपका स्ट्रिंग है उसकी एक्सटेंशन L1 ही रहती है, जैसे कि हमने पहले यहाँ से शुरू किया था L1 एक्सटेंशन से, तो ये वाइट वाला पाथ सेंटर ऑफ द स्फीयर फॉलो करेगा। लेकिन एक्चुअली क्या होगा, यहाँ से छोड़ने के बाद जब ये स्विंग करके वापस आएगा तो जो सेंटर ऑफ द स्फीयर है वो थोड़ा सा और नीचे पहुंच जाएगा बाई सम स्मॉल डिस्टेंस, बिकॉज स्ट्रिंग के अंदर एक्सटेंशन आएगी एक्स्ट्रा, जो पहले L1 थी उससे कुछ और एक्स्ट्रा एक्सटेंशन आ जाएगी। वो देखिए जब ये स्ट्रिंग यहाँ, जब ये स्फीयर यहाँ से स्विंग करके ग्रेविटी की फोर्स की वजह से जब यहाँ से ये ऐसे स्विंग करके आता है, तो आपके पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो मतलब अब ये सिंपल ज्योमेट्री है कि अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ को L1 दिखाता हूँ, जब हमने इसको यहाँ से रिलीज किया इस पोजीशन से, तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये वाली जो लेंथ है ये आएगी आपके पास L1 cos थीटा। ये आप सिंपल जब ट्रिग्नोमेट्री से अप्लाई करके देख लेना। तो जब ये सेंटर ऑफ द स्फीयर अगर यहाँ से स्विंग करके इधर आता है, मान लीजिए अभी हम एक्सटेंशन को डिसरिगार्ड करते हैं कि इसके अंदर ये जो एक्सटेंशन नहीं आई है, तो यहाँ से यहाँ स्विंग करके आना चाहिए, तो इफेक्टिवली ये इतनी हाइट से रेज हुआ है। तो अब ये हाइट कितनी है, इसको हम ले सकते हैं L1 प्लस रेडियस ऑफ द स्फीयर ले सकते हैं। लेकिन L1 के कंपैरिजन में ये रेडियस बहुत ही कम है, तो इसको मैं L1 ही मान लेता हूँ। इस डिस्टेंस को यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को मैं L1 ही मान लेता हूँ। तो जो हाइट लॉस्ट है वो कितनी है, तो जब ये स्फीयर स्विंग करके वापस अपनी ओरिजिनल सिचुएशन में आता है, तो स्फीयर कितनी हाइट लूज करेगा। अगर हम स्फीयर को एनर्जी कैलकुलेशन के लिए एक मास पॉइंट सेंटर एट इट्स सेंटर मान लें, तो इस सिंपल सी ज्योमेट्री से आप प्रूव कर सकते हो कि जो वो स्फीयर का सेंटर या मास पॉइंट हाइट लूज करेगा वो आएगी L1 माइनस L1 cos थीटा, क्योंकि इसको हम L1 ले रहे हैं और ये L1 cos थीटा है। तो हाइट लॉस्ट बाय द स्फीयर इतनी आ जाएगी। तो जो उसने पोटेंशियल एनर्जी स्फीयर ने लूज किया, आपके स्फीयर ने जो पोटेंशियल एनर्जी लूज की है वो इतनी है यहाँ से यहाँ तक आने में, एज्यूमिंग कि वो यहीं पे आ रहा है, और वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसमें हम अगर लोएस्ट पॉइंट पे देखें, अगर हम इस एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रिंग को कंसिडर करना चाहते हैं, तो टेंशन यहाँ पे पहले से ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि अब इस पॉइंट तक अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सर्कुलर मोशन की कंडीशन से हमारे पास आएगा T2 माइनस एम जी। ये T2 है, ये mg इस तरफ है। T2 माइनस एम जी इज इक्वल टू mv² बाई L1। mv² बाई L1 की वैल्यू हम इस इक्वेशन से अगर निकाल के ये L1 को यहाँ नीचे ले आओ, 2 को इधर ले आओ, और mv²/L1 की वैल्यू अगर इसमें आप सब्स्टिट्यूट करते हो, तो हमारे पास जो टेंशन आएगी स्ट्रिंग के अंदर वो हमारे पास इतनी आ जाएगी। ये वैल्यू अगर आप इसमें रखना चाहें प्लेस, तो आप इसमें प्लेस कर दीजिए जस्ट। तो आपके पास ये आपके पास इसमें नई जो टेंशन है वो यहाँ पे इतनी आ जाएगी। अब हम आर्ग्यू करेंगे जो हमें इसमें फाइनल स्टेप है, तो L2 की वैल्यू
इतनी आ रही है, ठीक है। जो नई वाली टेंशन है, ये वही फॉर्मूला जो हमने लास्ट पार्ट में डेवलप किया था। अब क्योंकि इनिशियली जब स्फीयर हैंग कर रहा था, ठीक है, तो उसका जो डिस्टेंस यहाँ पे डी जो 2 मिलीमीटर था, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि वो एग्जैक्टली L2 - L1, मतलब जो नई धागे की लेंथ है वो इतनी हो जाए कि ये जो स्फीयर का लोअर मोस्ट पॉइंट है इसको टच करे। तो L2 का L1 के ऊपर जो इंक्रीज है वो D के इक्वल होना चाहिए। तो L2 - L1, तो पिछले पेज पर हमने L1 की वैल्यू लिखी थी, उसमें हमारे पास यही एक्सप्रेशन था, ऐसा ही प्लस T1 × L/AY। तो जब टू वाले में से L1 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास ये इक्वेशन बनती है। आगे आपको इसमें जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, क्योंकि सारी वैल्यूज हमें दी हुई हैं। और T2 - T1 आपके पास कितना आ जाएगा, क्योंकि T1 = mg हमने पिछले पेज पे लिखा है। तो T2 में से T1 को माइनस करके यहाँ पे आप प्लेस करोगे तो वो 2mg 1 - cos थीटा आएगा। और फिर हमें cos थीटा की वैल्यू इसमें से निकालनी होगी, तो ये सारी टर्म्स दूसरी तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई होकर चली जाएंगी और फाइनली हमारे पास cos थीटा की एक्सप्रेशन आएगी। इसमें जस्ट सारी वैल्यूज आपको सब्स्टिट्यूट करनी है। जब आप सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करते हो तो आपके पास cos थीटा की वैल्यू अराउंड 0.8 आती है। तो थीटा इज cos इनवर्स ऑफ 0.8 विच इज 4/5। सो दिस इज इक्वल टू नियरली 37 डिग्रीज। ये आंसर इसका बन जाएगा।